हेलो एवरीवन, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पीएससी बाय डीसी सर पर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, एमपीपीएससी 2025 के लिए हम एमपीजी के टारगेट सीरीज को डेली लेकर आ रहे हैं। इससे पहले मैंने आपके लिए 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। कभी आप सभी ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि वह आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट होंगे वहाँ सभी प्रश्न। उसमें जो मैंने फैक्ट ऐड ऑन किए हैं वह वही फैक्ट हैं जो कि एमपीपीएससी ने अपने सभी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। कभी आप एक लगा के आएंगे, एक टेस्ट को ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद आपको दूसरे टेस्ट में भी उसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू देखने को मिलेंगे जो एमपीपीएससी ने पूछा है। तो दोस्तों, यह सभी एनालिसिस के आधार पर बनाया गया है। आपको एक और बात मैं बता देता हूँ कि आज हमने FLT1 फुल लेंथ टेस्ट हमारी एप्लीकेशन पे अपलोड किया था। एप्लीकेशन का नाम है पीएससी बाय डीसी सर। आप उसे जाके डाउनलोड कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा FLT1 को सॉल्व कीजिए और बताइए आपका प्रदर्शन कैसा रहा। तो आइए इन सभी बातों को के बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, कौन सी प्रमुख परियोजना धसान व केन बेसिन का हिस्सा है। तो देखिए, इसका हिस्सा नहीं है। क्या पूछा हुआ है? हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर है हरसी। देखिए, बरियारपुर भी आती है, रंगवा भी आती है और उर्मिल परियोजना भी किसके अंतर्गत आती है? धसान और केन नदी बेसिन के अंतर्गत आती है। देखिए, केन नदी की हम जब बात करते हैं तो केन नदी कटनी की राठी नामक तहसील से निकलती है। कहाँ से? राठी नामक तहसील से निकलती है। कभी आपसे पठार पूछ लेता है तो कैमूर के पठार से निकलती है और यहाँ उत्तर दिशा में बहती हुई मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से बहती हुई किस में मिल जाती है? तो सर, यमुना नदी में जाके मिल जाती है। ये सभी आपको याद रखना है। इसकी एक सहायक नदी है उर्मिल नदी, जो कि कहाँ से निकलती? छतरपुर से निकलती है और पन्ना के समीप आकर किस में मिल जाती है? यहाँ केन नदी में मिलती है। केन नदी के ऊपर पन्ना में गंगऊ परियोजना या गंगऊ बांध बना हुआ है। आपको यह भी याद रखना है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, केन नदी जो है उसे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा भी कहते हैं, आप सभी को पता होगा। उर्मिल नदी के ऊपर छतरपुर में उर्मिल परियोजना चल रही है, आप सभी को यह भी याद रखना है। साथ साथ इसी नदी की सहायक नदी पर एक बरियारपुर परियोजना भी चल रही है। तो यही सभी फैक्ट आपको याद रखना है जो केन नदी से रिलेटेड हैं। अब हम हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर स्टेशन अनूपपुर जिले के चचाई में स्थित है? किसकी बात कर रहा है? अनूपपुर जिले में। सबसे पहले तो थर्मल पावर स्टेशन क्या होता है सर? हिंदी में बोलते हैं ताप विद्युत केंद्र। क्या बोलते हैं? ताप विद्युत केंद्र कहा जाता है। ताप विद्युत केंद्र क्या होते हैं कि सर, यहाँ पर कोयला प्लस पानी की सहायता से क्या बनाई जाती है? विद्युत बनाई जाती है। उसे ही क्या कहा जाता है? ताप विद्युत केंद्र कहा जाता है। एक होता है जल विद्युत केंद्र, आप सभी ने सुन रखा होगा। तो जल विद्युत केंद्र में क्या होता है? जल की सहायता से केवल बिजली उत्पन्न की जाती है और यहाँ पर कोयले और पानी की सहायता से बिजली उत्पन्न की जाती है। उसे ताप विद्युत केंद्र कहते हैं। यहाँ पर अनूपपुर के चचाई में पूछ रहा है, तो अनूपपुर के चचाई में क्या है? अमरकंटक पावर स्टेशन या अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र स्थित है। अब हम मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट ताप विद्युत केंद्र की बात करते हैं। तो सतपुड़ा पावर स्टेशन कहाँ पर है? जो कि सारणी, बैतूल जिले में एक जगह है सारणी, वहाँ पर यह स्थित है। अमेरिका की सहायता से इसे बनाया गया था। यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके बाद एक और पॉइंट याद रखना है कि इसके समीप पाथरखेड़ा, क्या? पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र स्थित है। सतपुड़ा पावर स्टेशन के समीप क्या है? पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र स्थित है। फिर बाणसागर पावर स्टेशन की बात करते हैं तो यह शहडोल जिले में स्थित है। यह भी आपको याद रखना है। फिर देखिए, कुछ अन्य की बात करते हैं तो विंध्याचल पावर स्टेशन, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र जो कि सिंगरौली में है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है, ठीक है। फिर कुछ और आते हैं जैसे संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र, यह भी है जो कि बीर सिंहपुर उमरिया में स्थित है, ठीक है। फिर एक आता है गाडरवाड़ा ताप विद्युत केंद्र जो कि कहाँ पर है? नरसिंहपुर में है।
फिर एक आता है डोंगलिया। तो डोंगलिया ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? डोंगलिया खंडवा जिले में स्थित है। आपको मिनिमम इतने पावर स्टेशन के बारे में तो याद रखना है, और बात याद रखिएगा कि विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है। ठीक है, यहाँ पर हमने 8 से 10 फैक्ट को शामिल किया। अब हम हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते? देखिए आजकल प्रश्न कैसे नहीं पर आने लगा है। पहले पूछा जाता था किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, आजकल पूछा जाता है किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते। तो देखिए हमारे यहाँ आर्द्र पातझड़ वन, तो देखिए सबसे पहले मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये सभी आपको पता होगा क्योंकि हमारे यहाँ जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। आर्द्र पतझड़ वन क्या होते हैं? जो अपने आधे पत्ते गिरा देते हैं। पेड़ पत्ते क्यों गिराते हैं? तो पानी की कमी के कारण क्या गिराते हैं? पत्ते गिराते हैं। ये बात भी आपको याद रखना है। उप आर्द्र पहाड़ी वन, यानी जो पहाड़ी के ऊपर है आर्द्र वन, वहाँ भी हमारे यहाँ विंध्याचल पर्वत है, सतपुड़ा के वन है, तो यह क्या हो जाएंगे? पहाड़ी वन। कांटेदार वन, यहाँ पर पानी की कमी होती है, वहाँ पर क्या होते हैं? कांटेदार वन होते हैं। यह मुख्य रूप से मध्य भारत क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर है अल्पाइन वन। तो अल्पाइन वन मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में लगते हैं, पहाड़ी व ठंडे क्षेत्रों में लगते हैं। कहाँ पर? पहाड़ी व ठंडे क्षेत्रों में यह वन पाया जाता है। मुख्य रूप से यह जम्मू कश्मीर, साथ में अरुणाचल प्रदेश में इस प्रकार के वन हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? अल्पाइन। अल्पाइन प्रकार के वन हमारे यहाँ नहीं पाए जाते। अर्ध पतझड़ वन हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? तो सर हमें मेनली मिल जाते हैं ये बघेलखंड के पठार में, और मध्य प्रदेश है जिसमें सागर वगैरह आते हैं, इधर क्षेत्र में भी हमें देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आया वापस नहीं है का? तो नहीं है के प्रश्न आजकल ज़्यादा पूछ रहा है, तो आप सभी को इस पर विशेष ध्यान देना है। देखिए मैं एक और बात बता देता हूँ कि जैसे आपको FLT ज्वाइन करना है तो पहले हमारी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड के बाद टेस्ट के ऑप्शन में जाइएगा। टेस्ट के ऑप्शन में आप जाएंगे डेमो टेस्ट। तो डेमो टेस्ट में आपको नीचे देखने को मिलेगी क्या? FLT। और FLT पे जब क्लिक करेंगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा? डेमो टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ऐसे जाके क्या कर सकते हैं आप, हमारा जो टेस्ट है उसे क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम आगे आते हैं। एक मिनट, हमारा प्रश्न था जलवायु कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय प्रकार की बिल्कुल सही है। क्यों? कि मध्य प्रदेश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। कल जो हमारी मंडे के दिन क्लास होगी उसमें हम मध्य प्रदेश की जलवायु पढ़ेंगे, तो उसमें यह सभी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर दूसरा है, मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है? तो बिल्कुल आता है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है? हर तीसरे चौथे महीने में मौसम का परिवर्तन हो जाता है, उसे ही मानसूनी जलवायु कहा जाता है। फिर बोल रहा है कि मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो सर बिल्कुल गलत है। हमारे किस में? मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में कौन सी जलवायु पाई जाती है? शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु का क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कर्क रेखा इसके मध्य से गुजरती है, बिल्कुल सही है यह भी। तो यहाँ पर हमारे 3 पॉइंट क्लियर हुए, और जो हमारा गलत हुआ वह क्या था? शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, अब हम हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। भीमा नायक का संबंध किस रियासत से? तो देखिए भीमा नायक की बात करते हैं तो भीमा नायक का जन्म कहाँ पर हुआ था? बड़वानी में हुआ था। ठीक है, वर्तमान बड़वानी में हुआ था। यह 1857 की क्रांति के एक क्रांतिकारी थे। इसका भी आपको याद रखना है। यहाँ मुख्य रूप से किस जनजाति से आते थे? तो भील जनजाति से इनका संबंध था। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि जैसे तांत्या मामा किस जनजाति से थे, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। बादल भोई किस जनजाति से रिलेटेड थे? तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि भीमा नायक किस जनजाति से रिलेटेड थे? तो इसका राइट आंसर तो क्या हो जाता है? बड़वानी हो जाता है। भीमा नायक के बारे में बात करते हैं तो भीमा नायक को क्या हो जाती है? काला पानी की सज़ा हो जाती है, जिसके बाद 1876 में पोर्ट ब्लेयर में इनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है, या यह शहीद हो जाते हैं। इस बात की याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के कौन से क्रांतिकारी की मृत्यु पोर्ट ब्लेयर में होती है? तो किनकी होती है? तो भीमा नायक की मृत्यु कहाँ पर होती है? पोर्ट ब्लेयर में होती है। एक और व्यक्ति हैं ख्वाजा नायक, उनके बारे में भी आपको याद रखना है कि ख्वाजा नायक जो थे वह भी कहाँ से थे? बड़वानी रियासत से ही रिलेटेड थे,
और वहाँ भी 1857 की जो क्रांति थी उसके क्रांतिकारी थे। ठीक है, भीमा नायक के बारे में आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि इन्हें निमाड़ का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है। कितने सारे फैक्ट हम कवर कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्लास में बहुत मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि हम बहुत मज़े के साथ और बहुत फैक्टों के साथ क्लास को कवर कर रहे हैं। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर MPPSC द्वारा पूछे गए हैं, तो हमने उनको भी कवर कर रहे हैं, साथ साथ क्या कर रहे हैं उनकी डिटेल को भी जान रहे हैं। तो जो आपकी यूनिट 10 का जो पार्ट है मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्व, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें यह पूछा जाएगा जनजातीय व्यक्तित्वों के बारे में। तो हमने भीमा नायक के बारे में जाना, ख्वाजा नायक के बारे में जाना। अब हम हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? कपास उत्पादन की पूछा है। आप सभी को पता है कि हमारा जो निमाड़ क्षेत्र है वहाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए भैया, दमोह में होता है क्या? नहीं होता। मंडला में कपास बोते नहीं, पन्ना में बोते हैं क्या? नहीं। तो इसका सीधा सा आप आंसर लगा के आते खरगोन। लॉजिक भी नहीं लगाना था, केवल ऑप्शन देखने थे, ऑप्शन को काट देते तो आपको राइट आंसर क्या मिल जाता? खरगोन। अब देखो निमाड़ में क्या क्या आता है? तो सर खंडवा आता है हमारा, खरगोन आता है, बुरहानपुर को भी ले लेते हैं, और मेनली बड़वानी। तो ये 4 ज़िले मुख्य रूप से किस में आते हैं? तो निमाड़ क्षेत्र में आते हैं। और निमाड़ क्षेत्र में हमें कौन सी मृदा मिलती है? काली मृदा देखने को मिलती है। और काली मृदा सर कपास के उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी है, इसीलिए काली मृदा को कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर खंडवा खरगोन को कपास के उत्पादन के कारण क्या बोला जाता है? सुनहरे जिले भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुनहरे जिले भी कहा जाता है। ये बात भी याद रखना। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन दोनों ज़िले में कौन सा? सफ़ेद सोना यानी कि क्या? कपास का उत्पादन होता है। खंडवा हमारा पूर्वी निमाड़ है, खरगोन हमारा पश्चिमी निमाड़ है। तो यह सभी फैक्ट आपको याद रखना है। अभी वर्तमान में खरगोन ही पहले नंबर पर है। फिर हम अगले प्रश्न पे जाते हैं। जनजाति नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला अंग्रेज विरोधी क्रांति में कब शामिल हुए थे? तो यह 1857 की क्रांति के ही क्रांतिकारी है। जब पहले 1857 की जब क्रांति चालू हुई निमाड़ वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पर भीमा नायक प्लस ख्वाजा नायक ने मिलकर क्या करा? क्रांतिकारी गतिविधियाँ फैलाई। ठीक है, जब इन दोनों को पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया तो उसके बाद सीताराम कंवर और कौन? रघुनाथ मंडलोई, इन दोनों के द्वारा क्या किया गया? तो 1857 की क्रांति में सहयोग दिया गया था। इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है, ये भिलाला जनजाति से संबंधित थे। किससे? भिलाला जनजाति से संबंधित थे। 2024 में ऐसा प्रश्न पूछा गया था, इसलिए मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ भिलाला जनजाति से हैं कि भील जनजाति से हैं। तो इन सभी बातों को आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चित्रकूट धार्मिक स्थल को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ब्रह्मपुरी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मा जो चित्रकूट है वहाँ पर कहा जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और जो महेश हैं उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो मेनली उनका जन्म हुआ था चित्रकूट में, ऐसा कहा जाता है। तो इसीलिए चित्रकूट का नाम क्या है? ब्रह्मपुरी भी नाम है। अब चित्रकूट क्या है? तो सर रामायण कालीन स्थल है। और यहाँ पर क्या हुए थे? राम जी कुछ समय के लिए अपने चित्रकूट में ठहरे थे। यहाँ मध्य प्रदेश के सतना जिले में पड़ता है। यहाँ मंदाकिनी नदी के तट पर भी हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें अनसुईया आश्रम देखने को मिलता है, वाल्मीकि आश्रम देखने को मिलता है, आदि आश्रम हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यह सभी बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, आपको बता दी। काकड़ाए के नाम से आप सभी को याद रखना है, सांची को जाना जाता है। कहीं कहीं काकड़ बाद भी लिखा आता है, तो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक है भेलसा, तो भेलसा के नाम से किसे जाना जाता है? तो भेलसा के नाम से जाना जाता है विदिशा को, इसे भी आपको याद रखना है। फिर महिष्मती के नाम से किसे जाना जाता था? तो महिष्मती के नाम से किसे जानते हैं? महेश्वर को जानते हैं। फिर आएगा मंधाता के नाम से किस शहर फेमस है? तो मंधाता के नाम से हमारा खंडवा में भी डीप में आता है, तो ओमकारेश्वर शहर को जाना जाता है। तो कितने सारे फैक्ट हमने कवर किए।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सागर के आंचलिक क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो आप सभी को इसका राइट आंसर पता होगा कि डंडा नृत्य मुख्य रूप से किया जाता है। कहाँ पर? बुंदेलखंड में। डंडा नृत्य कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। बुंदेलखंड में दीपावली के समय कौन सा नृत्य किया जाता है? डंडा नृत्य किया जाता है। इसमें जो पुरुष रहते हैं वह डंडे के ऊपर चढ़कर क्या करते हैं? नाच करते हैं, इसीलिए डंडा नाच कहा जाता है। मोनी नृत्य की बात करते हैं तो यहाँ भी बुंदेलखंड का एक नृत्य है और यहाँ मुख्य रूप से दीपावली के बाद किया जाता है। कृष्ण भक्ति का इसे प्रतीक बताया जाता है बहुत लोगों के द्वारा, और यह मौन होकर किया जाता है, यानी चुप रहकर इस नृत्य को किया जाता है, इसलिए इसे मौनी नृत्य कहा जाता है। मंडलिया और फेफरिया की बात करते हैं तो यह दोनों नृत्य का के निमाड़ के नृत्य हैं, इनके बारे में भी आपको याद रखना है। अब हम हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान की क्या है? मुकुल एक प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान की जब हम बात करते हैं तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में, और इनका जो विवाह होता है वह खंडवा मध्य प्रदेश के लक्ष्मण सिंह के साथ होता है। किसके साथ होता है? लक्ष्मण सिंह के साथ होता है। फिर यह जबलपुर में जाकर रहने लगती हैं तो जबलपुर इनकी क्या हो जाती है? कर्म भूमि हो जाती है। फिर इनका जो निधन होता है वो 1948 के समथिंग कहाँ पर? सिवनी जिले में एक्सीडेंट के कारण इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, या इनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं तो हमें क्या क्या देखने को मिलती है? मुकुल देखने को मिलती है, फिर त्रिधारा देखने को मिलती है, त्रिधारा के बाद उन्मादिनी देखने को मिलती है, उन्मादिनी के बाद सीधे साधे चित्र देखने को मिलती है, सीधे साधे चित्र। फिर देखने को मिलती है राखी की चुनौती, झांसी की रानी। तो यहाँ क्या है? इनकी प्रस्तुत कृतियाँ हैं, इनके बारे में भी आपको याद रखना है क्योंकि पेपर में यहाँ से पूछा जा सकता है। अब हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोहो डोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर है गोंड जनजाति की, कि जब पुरुष प्लस महिला दोनों मिलकर, पुरुष और महिला दोनों मिलकर चित्रकला करते हैं गोंड की, तो उसे क्या कहा जाता है? नोहो डोरा के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नोहो डोरा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक मतगेश्वर मंदिर कहाँ पर है? मंतगेश्वर मंदिर की बात करते हैं तो यह मुख्य रूप से कहाँ पर है? हमारे खजुराहो में स्थित है। खजुराहो की बात करते हैं, खजुराहो के मंदिरों की, तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कब हुआ था? 9वीं 10वीं शताब्दी के दौरान। किसके द्वारा कराया गया था? तो चंदेल राजाओं के द्वारा इनका निर्माण कराया गया था। प्रारंभ में इनकी संख्या 85 थी, वर्तमान में इनकी संख्या 25 या 23 बची हुई है। खजुराहो मंदिर समूह को 3 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है पश्चिमी मंदिर समूह, दूसरे को बांटा गया है पूर्वी मंदिर समूह, और तीसरे को बांटा गया है दक्षिणी मंदिर समूह। ठीक है, यहाँ पर हमें मुख्य रूप से हिंदू व जैन धर्म के दोनों के मंदिर हमें देखने को मिलते हैं। पश्चिमी मंदिर समूह की बात करते हैं तो इसमें हमें कंदारिया महादेव मंदिर देखने को मिलता है, 64 योगिनी मंदिर देखने को मिलता है, और लक्ष्मण मंदिर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, फिर जब हम बात करेंगे किसकी? पूर्वी, तो पूर्वी में हमें मुख्य रूप से पार्श्वनाथ का मंदिर देखने को मिलता है जो कि जैन धर्म से संबंधित है। फिर यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर भी हमें देखने को मिलता है, साथ साथ घटाई मंदिर भी देखने को मिलता है। दक्षिण की बात करते हैं तो दक्षिण में हमें दूलादेव मंदिर देखने को मिलता है। साथ साथ यहाँ पर हमें एक और मंदिर देखने को मिलता है जिसका नाम है चतुर्भुज मंदिर। तो 2 मंदिर किसमें? दक्षिणी में, पूर्वी में बताए और पश्चिमी में बताए। तो यहाँ पर ये सभी किस शैली में बनाए गए हैं? तो यहाँ सभी नागर शैली में बनाए गए हैं। किस में? नागर शैली में बनाए गए हैं। नागर में भी हम देखेंगे तो पंचायतन शैली में इनका निर्माण किया गया है। फिर एक और बात याद रखना है कि 1986 में इन्हें किस में शामिल किया गया था? यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। तो कितने सारे फैक्ट हमने खजुराहो के मंदिरों के बारे में याद रखा कि 9वीं शताब्दी में चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए थे। प्रारंभ में 85 थी, वर्तमान में 25 या 23 इनकी संख्या बची हुई है। 3 भागों में बांटा गया, पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी। हिंदू जैन धर्म के मंदिर है, नागर शैली में बने हुए, नागर शैली में भी पंचायतन शैली, और 1986 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था।
तो दोस्तों क्या आप कभी यहाँ मेंस में जाता है 2 नंबर या 5 नंबर में, तो क्या आप नहीं लिख पाएंगे 2 या 7 नंबर में? तो सर आसानी से लिख देंगे। आपने बहुत सारे फैक्ट हमें बता दिए। अगला प्रश्न देखते हैं, रामचंद्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केशव दास की यह रचना है रामचंद्रिका, जिसमें राम भगवान का वर्णन किया गया है। अब हम केशव दास की बात करते हैं तो केशव दास कहाँ से थे? ओरछा से संबंधित थे और बुंदेला राजाओं के यह कवि हुआ करते थे। इनके द्वारा बहुत सारी किताबें लिखी गई, जैसे रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, जहांगीर जस चंद्रिका, वीर सिंह देव चरित्र, इनके द्वारा ही लिखी गई है। साथ साथ इन्होंने रतन बावनी आदि किताबें लिखी हैं। किसने? केशव दास ने। तो केशव दास के बारे में आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने 2 काव्य प्राण अर्पण तथा आत्मोत्सर्ग किस पर लिखे हैं? तो देखिए, बालकृष्ण शर्मा नवीन की बात करते हैं तो 1897 में इनका जन्म कहाँ पर होता है? शाजापुर ज़िले में होता है। ठीक है, फिर यह क्या करते हैं, अपना गुरु किसे बना लेते हैं? गणेश शंकर विद्यार्थी को बना लेते हैं। और गणेश शंकर विद्यार्थी बहुत बड़े पत्रकार हुए हैं भारत के, यहाँ इनके बारे में आपको याद रखना है। तो यो प्राण अर्पण और आत्मोत्सर्ग इनके द्वारा लिखे गए, वह किसके लिए लिखे गए हैं? गणेश शंकर विद्यार्थी के ऊपर, जो कि किसके गुरु थे? बालकृष्ण शर्मा नवीन के गुरु थे। बालकृष्ण शर्मा नवीन की जब हम कृतियों की बात करते हैं तो हमें कुमकुम देखने को मिलती है। आप सभी ने सुन रखा होगा। प्राणार्पण जो अभी हमने पढ़ लिया, प्राण अर्पण, ये भी देखने को मिलती है। फिर हमें रश्मि रेखा देखने को मिलती है। फिर हमें आप पलक देखने को मिलती है। फिर हमें कुआंसी देखने को मिलती है, उर्मिला देखने को मिलती है। तो यहाँ सभी क्या हैं? इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन की जब कृतियों की आप बात करोगे तो आपको मैक्सिमम नाम किसके ऊपर मिलेंगे? तो महिलाओं के नाम के ऊपर आपको मैक्सिमम नाम देखने को मिलने वाले हैं। एक और बात याद रखिएगा कि 1960 में इनको क्या दिया जाता है? पद्म भूषण दिया जाता है, जिसके बाद 1960 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन के बारे में इतने फैक्ट आपको याद रखना है। अब अगले प्रश्न जाने से पहले मैं आपको लाइव कोर्स का बता देता हूं कि पीएससी बाय डीसी सर पे क्या चल रहा है। हमारा लाइव कोर्स चल रहा है जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स का टारगेट बैच है। ठीक है दोस्तों, इसमें 2 से 3 बार आपका रिवीजन कराया जाएगा डीसी सर के द्वारा ही। तो बहुत अच्छे से इस बैच को हम चला रहे हैं। साथ साथ आप सभी को पता है, साथ में आपके टेस्ट भी लगातार लेते हैं, लगातार आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएं, स्टडी मटेरियल दे रहे हैं, मॉक टेस्ट करा रहे हैं। आपको कभी इस कोर्स को ज्वाइन करना है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, या कोई सी भी जानकारी लेना हो तो हमारे नंबर 8839306361 पर कॉल कर ज़रूर आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में निवाड़ी जिले की थोना लुहारी गोलीकांड की घटना कब घटित हुई थी? तो यह घटना 1939 में हुई थी। यह एक प्रकार का झंडा सत्याग्रह था। क्या था? एक प्रकार का झंडा सत्याग्रह था, जो कि किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो लाला राम वाजपेयी। कौन? लाला राम वाजपेयी के किस में नेतृत्व में चलाया गया था? ये बात आपको याद रखना है। वर्तमान में किस जिले में पड़ता है? तो सर निवाड़ी जिले में यह घटना हुई थी। और यह थोना और लुहारी नाम के वहाँ पर क्या थे? 2 थाने थे, और थाने के ऊपर क्या फहराना था? झंडा फहराना था, जिसके बाद अंग्रेज इनके ऊपर गोली कांड कर देते हैं, जिसमें 24 लोग क्या हो जाते हैं? मेनली घायल हो जाते हैं। तो यह भी बात आपको याद रखना है कि इनका नेतृत्व किसने किया था? लाला राम वाजपेयी ने। क्योंकि इसने क्या पूछ लिया? गोलीकांड पूछ लिया है, तो आने वाले समय में यह नेतृत्व भी पूछ सकता है। अब हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख मैग्नीज बेल्ट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, यानी ये वाले क्षेत्र में हमें क्या देखने को मिलती है? तो मैग्नीज की खान देखने को मिलती है, यानी बालाघाट में सर और मंडला में। ठीक है, और मैग्नीज की सबसे बड़ी खान हमारे यहाँ क्या है? भरवेली की खान है, जो एशिया की सबसे बड़ी खुले मुँह की खान है। इन दोनों क्षेत्रों में हमें एक और खनिज मिलता है, उसका नाम है तांबा, और तांबे की सबसे बड़ी जो हमारे यहाँ खान है उसका नाम है मलाज खंड।
तो दोनों फैक्ट आपको याद रखना है कि बालाघाट मंडला में हमें मैग्नीज भी मिलता है, साथ साथ तांबा भी मिलता है। अब हम हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 वर्ष 1994 कब लागू हुआ? तो आप सभी को पता है 25 जनवरी के दिन यह लागू हुआ था। कल भी हमने बात करी थी कि 29 के दिन पेश किया गया, 30 के दिन पारित हुआ, 24 जनवरी 1994 के दिन राज्यपाल ने हस्ताक्षर करे और 25 जनवरी 1994 को क्या हुआ, यह लागू हो गया। ये सभी बात हमने की थी, आपको याद होगा। ठीक है। मध्य प्रदेश की पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण है, ये बात भी आपको याद रखना है। 1994 में पहली बार पंचायतों के चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में। फिर अगले प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना कब लागू की गई थी? तो आपको याद रखना है कि 22 सितंबर 2020 को यह योजना क्या की गई थी, शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2020। अब यह क्या किया जाता है कि सर किसानों के कल्याण के लिए उनको आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसमें कितने 6,000 रुपये पर ईयर दिए जाते हैं। ये भी बात याद रखना है कि पहली किस्त अप्रैल में डलती है, दूसरी किस्त जुलाई में डलती है और तीसरी किस्त नवंबर में डलती है। यहाँ पर हमारे साथ बहुत किसानों के बेटे बैठे होंगे, साथ साथ किसान भी बैठे होंगे जो कि हमारी क्लास को ले रहे हैं, जिनको अधिकारी बनना है। तो उनके अकाउंट में अप्रैल में भी आ चुका है, जुलाई में भी आ चुकी है और नवंबर की किस्त भी डल चुकी है। तो दोस्तों बधाई हो आपको 6,000 रुपये मिलने की। तो ये 6,000 रुपये का इस्तेमाल करके आप कोर्स खरीदिए और ज्वाइन कीजिए और आज ही बनिए अधिकारी। अब अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश की 3 विशेष पिछड़ी जनजातियाँ कौन सी है? तो आप सभी को पता है सहारिया, बेगा और भारिया हमारे यहाँ की विशेष पिछड़ी जनजाति है, जो कि मध्य प्रदेश की सरकार, जो भारत सरकार द्वारा PBTGS मिशन चलाया जा रहा है, उसमें भी क्या है, शामिल है। ठीक है। ये अति पिछड़ी जनजाति होती हैं कि यानी यहाँ पर आज भी सुविधाओं की कमी है, यहाँ पर ये जनजाति निवास करते हैं। तो सहरिया मध्य भारत, बेगा बालाघाट, भारिया छिंदवाड़ा के पतालकोट, आप सभी को इनके बारे में पता होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कौन से जिले में सर्वोच्च स्त्री पुरुष का अनुपात है? तो यहाँ पर लिंगानुपात की बात कर रहा है वो। लिंगानुपात क्या होता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, इसे ही क्या कहा जाता है, लिंग अनुपात कहा जाता है या स्त्री पुरुष का अनुपात कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का जो लिंग अनुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार वो क्या है, 931, यानी 1000 पुरुषों पर 931 महिलाएं हमारे यहाँ प्रेजेंट है। सर्वाधिक जब हम बात करते हैं लिंग अनुपात की तो हमें बालाघाट में देखने को मिलता है कितना, 1021। ठीक है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है अलीराजपुर में। अलीराजपुर में हमें कितना मिलता है, 1009। फिर उसके बाद मिलता है मंडला में 1005 और फिर मिलता है डिंडोरी में 1004। यानी मध्य प्रदेश के 4 ज़िले ऐसे हैं जिनमें जो हमारा लिंग अनुपात है वो 1000 से अधिक है। MPPSC ने पूछा हुआ था 2019-20 के पेपर में, तो आपको याद रखना है इन चारों का लिंग अनुपात आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या है, बालाघाट में सर्वाधिक लिंग अनुपात है। न्यूनतम की बात करते तो भिंड में है कितना, 837। तो यह सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं मध्य प्रदेश के लिंग अनुपात के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं, देश के किस फसल के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है? तो हम 2023-24 के आंकड़ों की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश सोयाबीन में प्रथम स्थान पर है। तो याद रखिएगा ये 2023-24 की बात की है मैंने, इस प्रश्न के हिसाब से नहीं चलें, हम किसके हिसाब से चलें, 2023-24 में तो सोयाबीन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। फिर अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश शासन की आहार अनुदान योजना के लाभार्थी विद्यार्थी वर्ग कौन सा है? तो आप सभी को पता है कि अनुसूचित जनजाति के लोगों को क्या दिया जाता है, आहार अनुदान योजना का लाभ दिया जाता है। इसके तहत क्या किया जाता है, तो 1000 रुपये हर माह डाले जाते हैं, किसके लिए, आहार के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है, अनुसूचित जनजाति। अगला प्रश्न देखते हैं, राणा सांगा ने किस शासक के समय मालवा पर आक्रमण कर उसे बंदी बना लिया था? तो भैया इसका राइट आंसर है महमूद द्वितीय। तो राणा सांगा जी कहाँ पर, राजस्थान में शासन करते थे, और जो महमूद द्वितीय जो कहाँ पर शासन करता था, मालवा पर। जब इन दोनों का युद्ध होता है राजस्थान में, राजस्थान के गागरोन नामक स्थान पर, कहाँ पर, गागरोन नामक स्थान पर, तो राणा सांगा क्या करते हैं, महमूद द्वितीय को बंदी बना लेते हैं। तो महमूद द्वितीय के बारे में भी आपको याद रखना है, कहाँ का शासक था, मालवा का। राणा सांगा ने उन्हें पराजित किया था, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए अगले प्रश्न पे चलने से पहले टेस्ट सीरीज का भी मैं बता देता हूँ
कि 14,000 प्लस आपको क्या मिलने वाले हैं, क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। साथ में 25 FLT भी मिलने वाली है। आज पहली FLT अपलोड हो चुकी है, जाके लगाइए और उसका लेवल देखिए कि हाँ सर आपने बहुत अच्छी बनाई है। और कभी आपको अच्छा लगता है तो ज्वाइन कीजिए 499 में ओनली हमारी टेस्ट सीरीज़ को। अगला प्रश्न देखते हैं, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो यहाँ पर होशंगाबाद लिखा हुआ है और होशंगाबाद का नया नाम हो चुका है सर नर्मदापुरम। तो नर्मदापुरम जिले में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। वर्तमान मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान था कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सर मंडला में है। 1955 में यह बना था। फिर जो नवीन राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है पालनपुर कूनो, जो कि श्योपुर ज़िले में है, आप सभी को पता होगा। फिर माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पर है? तो सर शिवपुरी में है। फिर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना में है। फिर एक और पड़ता है हमारा कौन सा? पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर है? सिवनी, और उसका क्षेत्र देखेंगे तो सिवनी और छिंदवाड़ा में वह फैला हुआ है। फिर एक और कौन सा आता है हमारे यहाँ? बांधवगढ़, हाल ही में चर्चाओं में रहा। तो बांधवगढ़ कहाँ है? उमरिया में, हाथियों के लिए जाना जाता है विशेष रूप से। तो ये 6-7 आपने क्या देख लिए? मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान देख लिए। परंतु वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 11 राष्ट्रीय उद्यान और 24 अभ्यारण्य। कितने? 24 अभ्यारण्य। इस बात को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, वीर भानु उदय के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर है माधव कवि। अब वीर भानु उदय की बात करते हैं तो यह बघेलखंड के राजा, बघेलखंड के जो शासक थे वीर भानु के ऊपर लिखी गई है। तो इसके बारे में आपको ज़रूर याद रखना है। तो वीर भानु उदय किसने लिखी थी? माधव कवि ने लिखी हुई है। तो आज के हमने पूरे 25 प्रश्न से ज़्यादा आपको सॉल्व कराए, साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताए। मुझे पूरी उम्मीद है आपको क्लास पूरे अच्छे से समझ में आएगी, साथ साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, साथ साथ कुछ अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। अब हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था? बताया है क्लास में, आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। भारत में शीर्ष सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? यह भी डिटेल में बताया हुआ है। तो दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कभी आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। डेली देखिए, डिसिप्लिन के साथ देखिए। खाना खाते हुए आप इस क्लास को समाप्त कर सकते हैं। कब? खाना खाते हुए इस क्लास को डेली देख सकते हैं। साथ साथ कभी आपको नोट्स बनाने हो तो नोट्स भी इसके बना सकते हैं, क्योंकि जब पेपर के आखिरी टाइम आएगा तो हमें क्या होता है, प्रीवियस ईयर के MCQ पढ़ के ज़रूर जाने होते हैं। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि MPPSC जो प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत पूछता है। कभी उसने कोई सा माइनिंग ऑफिसर का पेपर कराया तो उसके प्रश्न आपको MPPSC के SSC में पूछ लेगा, SFM में पूछ लेगा। तो MPPSC का यही ट्रेंड रहा है कि वह अपने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उन्हें ज़रूर दोहराता है। तो आपको यहाँ सभी प्रश्न को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखना चाहिए और डेली डिसिप्लिन के साथ देखना चाहिए, मेरा यही मानना है। कभी आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। साथ साथ दोनों आंसर का आपके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। मिलते हैं इसी प्रकार अगले लेक्चर में। धन्यवाद।